हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा स्क्रीन पर, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स क्या है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर चुके थे कि हमारी कैपिटल एसेट्स मेनली दो प्रकार की है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। तो अब यहाँ पर अच्छे से इस बात को समझेंगे कि भाई किसी भी एसेट्स को लॉन्ग टर्म कब कहा जाएगा और शॉर्ट टर्म कब कहा जाएगा। ध्यान से बात समझना। तो देखो पॉइंट आया बेटा, लिखा हुआ है यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। सबसे पहले यहाँ पर देखो शॉर्ट टर्म को एक्सप्लेन किया है। तो शॉर्ट टर्म की बात आती है बेटा, लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो कह रहे हैं कि अगर सपोज करिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें लैंड की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, हेल्ड बाई एन एसएसी, जो किसी एसएसी के पास है, फॉर नॉट मोर देन 24 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द ट्रांसफर आर ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। तो कह रहे हैं कि बेटा अगर सपोज करिए आपके पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, अगर आप उसके मालिक 24 महीने से ज़्यादा समय तक नहीं रहे हैं, 24 महीने से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए मालिक बने हुए। मान लीजिए आपने कोई फ्लैट खरीदा, फ्लैट खरीदे हुए अभी आपको 1.5 साल हुई है, यानी कि 17-18 महीने हुए हैं, और फिर आपने उसको बेच दिया। तो मैं कहूँगा कि वो प्रॉपर्टी आपके होल्ड में, आपके कब्जे में कितने दिन तक रही? 24 महीने से कम। तो सिंपल सी बात है, अब बेटा जो प्रॉपर्टी 24 महीने से कम तुम्हारे पास रही है, तुम्हारे कब्जे में रही है, मालिकाना हक रहा आपका, उसको आपने बेच दिया। बेचने पर जो भी प्रॉफिट हुआ तो बेटा उसे शॉर्ट टर्म माना जाएगा, शॉर्ट टर्म माना जाएगा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग के मामले में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में 24 महीने तक का समय शॉर्ट टर्म है। 24 महीने से ज़्यादा समय है कि प्रॉपर्टी आपके पास सपोज करिए 2 साल से ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, 2.5 साल से आप उसके मालिक हैं, 3 साल से आप उसके ऑनर हैं, उसके बाद आप उसको सेल करते हैं, तो फिर ये लॉन्ग टर्म नेचर की मानी जाएगी, लॉन्ग टर्म नेचर की मानी जाएगी। इसके बाद आगे लिखा है कि ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एनी अदर एसेट्स। बेटा देखो यहां से ध्यान सुनना, क्या लिखा, एनी अदर एसेट्स, इसके अलावा नॉट मोर देन 36 मंथ। कह रहे हैं कि अगर इसके अलावा कोई और एसेट्स है, लैंड और बिल्डिंग को छोड़ करके, कोई गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेलरी है, शेयर है, डिवेंचर है, कोई और प्रॉपर्टी है सपोज करिए, तो कह रहे हैं कि यहां पर अगर वो 36 महीने तक, 36 मंथ तक आप उसके ऑनर हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगी, शॉर्ट टर्म कहलाएगी। आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था 24 महीने वाली को शॉर्ट टर्म बोलेंगे। तो बेटा 24 महीने किसके केस में? लैंड और बिल्डिंग के केस में। इसके अलावा अगर आपके पास अब और कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी, उसके लिए 36 मंथ तक का समय शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है। लैंड एंड बिल्डिंग जब 24 महीने से ज्यादा पुरानी हो तो लॉन्ग टर्म। अदर एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ करके वो 36 मंथ से जब ज्यादा पुरानी हो तो फिर लॉन्ग टर्म, और 24 महीने या उससे कम शॉर्ट टर्म, और अदर एसेट्स के मामले में 36 मंथ या उससे कम शॉर्ट टर्म। इस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा। फिर मेरे बेटे आ गया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में यहां पर लिखा है कि इन द फॉलोइंग केसेस द पीरियड ऑफ होल्डिंग शुड बी 12 मंथ और लेस टू बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके मामले में 12 महीने का समय शॉर्ट टर्म है। आपने कहा सर ये क्या आ गया? मैंने कहा बेटा अब ये लैंड, बिल्डिंग, मूवेबल, इमूवेबल, उनको छोड़ दो। अब बात आ गई फाइनेंशियल एसेट्स की। देखो ना पहले पॉइंट में क्या लिखा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटीज, यूनिट्स, जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब आपका
डिफरेंट टाइप का इन्वेस्टमेंट आ गया, यानी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, यूटीआई के यूनिट्स, ये सब इन्वेस्टमेंट के प्लान है, जीरो कूपन बॉन्ड। तो अगर इस प्रकार की तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है, इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो 12 महीने तक आपने मैक्सिमम अपने पास रखी, 8 महीने तक, 10 महीने तक, और फिर सेल कर दिया, तो होने वाला प्रॉफिट या लॉस शॉर्ट टर्म, और 12 महीने से जब ऊपर समय निकल जाए तो लॉन्ग टर्म। तो बेटा बेसिकली देखा जाए 3 कैटेगरी हो गई, 3 कैटेगरी, ध्यान से सुनना। ये शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड वगैरह के मामले में 12 महीना या उससे कम शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। एक बात हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग के मामले में, लैंड एंड बिल्डिंग के मामले में 24 महीना या उससे कम शॉर्ट टर्म, और 24 महीने से ज़्यादा हो तो लॉन्ग टर्म। इसके अलावा और जो एसेट्स बची, इन दो के अलावा, इसके अलावा जो और एसेट्स बची, 36 मंथ और लेस देन शॉर्ट टर्म, और 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। तो जब भी हम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे कि हमारे सामने किस प्रकार की एसेट्स आ रही है। हाँ, नॉर्मली जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो बेटा लैंड, बिल्डिंग और शेयर, इन 3 का ही क्वेश्चन आता है, लैंड, बिल्डिंग और शेयर, और जिनके बारे में यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल आपके सामने क्लियर है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलो बेटा आगे आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। कह रहे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या है, तो देखो एक लाइन में लिख दिया, एक कैपिटल एसेट्स विच इज नॉट ए शॉर्ट टर्म। अरे जो शॉर्ट टर्म नहीं वो लॉन्ग टर्म है, तो जो हमने आपको थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझा दिया, वैसे इस एक लाइन से काम नहीं चलता है। ये बेटा थ्योरी में भी आता है क्वेश्चन कि कैपिटल एसेट्स को डिफाइन करिए कि भाई लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, तो वहाँ पर भी इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। अब मेरे बेटे, अब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हेडिंग आपके सामने आ रही है, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र थ्योरी में खूब आता है और प्रैक्टिकल में भी नॉलेज देता है। तो कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र क्या है, व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र। कब मानेंगे कि एक कैपिटल एसेट्स सेल हो रही है, कब मानेंगे कि एक कैपिटल एसेट सेल हो रही है। तो मेरे बेटे यहां पर लिखा है ट्रांसफर इन रिलेशन टू ए कैपिटल एसेट्स इंक्लूड्स, कह रहे हैं कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर में इन बातों को शामिल किया जाता है। इनकम टैक्स ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बनाई। इनकम टैक्स ने ये डेफिनेशन बेसिकली इसलिए ऐसी बनाई है कि कोई व्यक्ति ऐसा ना सामने आ जाए जिसने अपनी किसी कैपिटल एसेट्स को बेच भी दिया, बेच करके प्रॉफिट भी कमा लिया, और प्रॉफिट कमाने के बाद में ये भी साबित कर दिया कि भाई मैंने तो एसेट्स बेची ही नहीं, मेरी ट्रांजैक्शन सेल की कैटेगरी में आती ही नहीं है। अब बेटा ये तो सब लॉ की बातें हैं। पता चला कि वो बंदा ऐसा कोई क्लू पॉइंट साबित करके और बच के निकल गया और उसने टैक्स ही नहीं दिया। तो इनकम टैक्स ने डेफिनेशन को इतने बढ़िया से बनाया है कि आप किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन करें, आप शायद ये कभी साबित नहीं कर पाओगे कि मैंने सेल नहीं किया है। तरह तरह के लोग होते हैं, बड़ी लफड़े वाली ट्रांजैक्शन करते हैं, टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो इनकम टैक्स ने यहाँ पर लिखा बेटा सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, फिर ये सीरियल नंबर नहीं है बेटा 1 2 3, ये सेक्शन का पार्ट है, सेक्शन का पार्ट। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 क्लॉज ए मतलब फर्स्ट, क्लॉज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी प्रकार से आगे। तो कहने का मतलब है बेटा एग्जाम में जब ये डेफिनेशन कभी लिखो तो ये 1 2 3 ये सीरियल बिगड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज इसको गलत माना जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, या तो फिर भाई पॉइंट लिखना ही मत, या तो एरो लगा लगा करके सिंपल वे में लिख देना विदाउट सेक्शन, चलो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर सेक्शन लिखते हैं तो सेक्शन प्रॉपर तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो सुनिए क्या लिखा बेटा, ट्रांसफर का मतलब क्या है। ट्रांसफर का मतलब है कि आपने अपनी एसेट्स को सेल किया है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में सेल किया है, कोई सेल एग्रीमेंट बना है, आपने अपना मकान, अपनी लैंड मिस्टर मोहन को सेल की, तो उनके साथ में एक बढ़िया सा एग्रीमेंट बना, सेल्स एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट।
तो ठीक है, अगर इनकम टैक्स कहता सेल है तो सेल है, ट्रांसफर है। अगर एक्सचेंज करते हैं अपनी प्रॉपर्टी किसी के साथ, मार्केट में ऐसा भी होता है बेटा, ऐसा भी होता है। सपोज करिए कि आपके फादर ने अपनी शॉप किसी दूसरे बंदे को एक्सचेंज कर ली। ऐसा कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर किसी मार्केट में अपनी शॉप छोड़ करके इस मार्केट में आना चाहता है और पापा जी इस मार्केट से उस मार्केट में जाना चाहते हैं। तो दोनों लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है, आप मेरी शॉप ले लो, हम आपकी शॉप ले लेते हैं। फिर पापा ने कहा भाई मेरी शॉप तो काफ़ी बड़ी है, हमें अलग से पैसे भी चाहिए। दोनों लोगों ने वैल्यू डिसाइड की और वैल्यू डिसाइड करने के बाद में एक्सचेंज कर ली। इनकम टैक्स ने कहा ये एक्सचेंज भी सेल माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा और इस पर कैपिटल गेन जनरेट माना जाएगा और इस पर टैक्स लगेगा। देखो मैं एग्जांपल दे देता हूं जल्दी से। सपोज करिए बच्चे, सपोज करिए ऐसे देखना, जैसे मान लीजिए ये एक शॉप है और एक ये शॉप है किसी की। ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर बी हैं, ये इधर जाना चाहते हैं, ठीक है, और ये इधर को आना चाहते हैं। दोनों लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं। अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने, ध्यान से सुनना, मिस्टर ए ने अपनी ये शॉप 2015-16 में 15 लाख रुपए की खरीदी थी। 15 लाख रुपए की। तो ये क्या है बेटा, 15 लाख रुपए कॉस्ट है, कॉस्ट है। अब आज प्रीवियस ईयर 19-20 में मिस्टर ए अपनी बड़ी सी शॉप मिस्टर बी को देना चाहते हैं और उनकी छोटी सी शॉप लेकर के दूसरे मार्केट में सेट होना चाहते हैं। डिसाइड हो गया। तो ए ने बी से कहा कि भैया मेरी शॉप तो काफी बड़ी है, मैं बदले में तुम्हारी शॉप लूंगा और कम से कम मुझे 20 लाख रुपए और चाहिए, 20 लाख रुपए भी चाहिए, तभी मैं ये अदला बदली करूंगा, वरना ऐसे थोड़ी करूंगा। मिस्टर बी तैयार हो गए, मिस्टर बी तैयार हो गए। अब जरा देखो, मिस्टर ए को अगर मैं बेस बनाऊं, ठीक है, मिस्टर ए हम लोग हैं, सपोज हम लोग हैं, तो बेटा अब बात आएगी सेल कंसीडरेशन। हमारी शॉप की वैल्यू लगाई जाएगी। हमने अपनी शॉप दे दी, बदले में कंसीडरेशन में क्या आया, सेल कंसीडरेशन, बदले में क्या आया? तो बदले में आप बता रहे हो, एक तो उधर से मेरे को बदले में एक शॉप मिली, मैंने कहा उसकी कीमत बताओ, मार्केट में उसकी कीमत अगर लगाई जाए तो कितनी है? आपने कहा सर 40 लाख रुपए तो कीमत है, मिस्टर बी की शॉप की 40 लाख कीमत है मार्केट में। मैंने कहा यार 40 लाख रुपए की तो शॉप मिल गई और 20 लाख रुपए तो मैं पैसे भी मिल गए, तो टोटल अगर वैल्यू लगाई जाए तो सेल कंसीडरेशन, हमारी शॉप देखा जाए तो कितने की बिक गई, माना जाएगा 60 लाख रुपए की सेल हो गई, क्योंकि 40 लाख रुपए का आइटम आ गया और 20 लाख रुपए कैश भी आ गया। तो सेल कंसीडरेशन माना जाएगा कितना मिला, 60 लाख रुपए। अब चलो, हमने अपनी शॉप कितने की खरीदी थी, 15-16 में 15 लाख रुपए की खरीदी थी। इनकम टैक्स ने कहा ठीक है, इसकी कॉस्ट 15-16 में 15 लाख है, तो 1920 में मान लेते हैं कि इसकी कॉस्ट बढ़ करके 20 लाख हो गई होगी। कॉस्ट भी बढ़ती है तो आज की सेल, आज की कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा, लास्ट लेक्चर में भी बोला था। और जस्ट इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में हम आपको ये सिखाएंगे कि एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, ठीक है। बट अभी एज्यूम कर लेते हैं 15 लाख रुपए वाले की मेरी जो कॉस्ट है, ये सेल कंसीडरेशन आ गया, इसको बोलते हैं COA लेस COA। COA का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमने जो अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, जो शॉप खरीदी थी, उसकी आज कॉस्ट क्या है? आज उसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए है, ठीक है, 20 लाख है। तो बेटा इसकी कॉस्ट 20 लाख है, मैंने यहां से 20 लाख रुपए माइनस किए। तो इनकम टैक्स कहता है कि मिस्टर ए को 40 लाख रुपए का माना जाएगा लॉन्ग टर्म
कैपिटल गेन, बेटा ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे ही लिखेंगे, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि देखो अभी आपने जस्ट 2 मिनट पहले सीखा, अगर हम लैंड की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, तो अगर हम बिल्डिंग के मालिक, लैंड के मालिक मैक्सिमम 24 महीने तक रहे और फिर मैंने सेल कर दी, अदला बदली कर ली, एक्सचेंज कर ली, तो माना जाएगा कि हमारा समय कितना था, 24 महीने से कम था, तो शॉर्ट टर्म। लेकिन बेटा यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया कि हमने ये शॉप कब खरीदी थी, 15-16 में, और हमने अदला बदली कब की, एक्सचेंज कब की, 19-20 में। यहाँ तो बेटा 4-5 साल हो गए, 24 महीने से तो कितना ज़्यादा समय हो गया। तो सीधी सी बात है, लैंड और बिल्डिंग के मामले में जब 24 महीने से ज़्यादा समय हो जाए तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पर जो हमें गेन हो रहा है वो लॉन्ग टर्म गेन की कैटेगरी में आ जाएगा, 40 लाख। अब मिस्टर ए अगर आगे चल करके ये 40 लाख रुपए किसी नई शॉप को, बिल्डिंग को परचेज करने में अगर पैसा इन्वेस्ट कर दें, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दें, ये प्रॉफिट, तो टैक्स नहीं लगेगा। और अगर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 30 और 10 बचा लिए, तो 10 पे टैक्स लगेगा। और अगर 40 लाख इन्वेस्ट कर दिए, 50 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो इनकम टैक्स कहता है कि भाई आपको जो प्रॉफिट हुआ था आपने तो उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो सिंपल सी बात है, कोई प्रॉफिट नहीं बचा, तो कोई कैपिटल गेन नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। समझ गए बात को? तो बेटा आप सीख रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो सेल है, एक्सचेंज कर रहे हैं तो भी सेल है, और रिलिंक्विशमेंट, रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है त्यागना। आपने अपनी एसेट्स को त्याग दिया, कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया जिसमें ऐसी लैंग्वेज यूज की गई, सेल वर्ड यूज नहीं किया, बस ऐसी लैंग्वेज यूज की कि आज से इस एसेट्स के ऊपर, इस एसेट्स को मैं त्याग रहा हूं, ये एसेट्स आज से मेरी एसेट्स नहीं है, कोई ऐसी लैंग्वेज यूज की। और फिर इनकम टैक्स वालों को दिखाया, अरे मैंने बेची, कहाँ है, कहाँ लिखा है बेची, देखो इस एग्रीमेंट में कहीं लिखा है मैंने बेची। तो इनकम टैक्स कहता है कि सेल करो तो सेल है, एक्सचेंज करो तो सेल है, रिलिंक्विशमेंट करो, एसेट्स से अपना अधिकार त्याग दिया, ठीक है, तो भी माना जाएगा, बेच दी। उसके बाद अगले सेक्शन में क्या लिखा, एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है बेटा समापन, समापन ऑफ एनी राइट देयर इन, प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपका राइट था, अधिकार था, आप मालिक थे, आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया जिसमें कोई ऐसी लैंग्वेज लिखी कि आज से इस प्रॉपर्टी का सारा अधिकार मैं अपना त्यागता हूं और अपना सारा अधिकार मिस्टर मोहन को देता हूं, कोई ऐसी लैंग्वेज। इनकम टैक्स ने कहा इसका भी मतलब सेल है। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा ट्रांसफर, कि माना जाएगा सेल हो रही है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, रिलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, ये सब ट्रांसफर है। और ट्रांसफर पे अगर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर आपको टैक्स लगेगा। सेक्शन 54 से लेकर के 54H तक की अगर कोई डिडक्शन है, सॉरी एग्जम्पशन है, तो वो एग्जम्पशन देने के बाद, एग्जम्पशन देने के बाद। आगे लिखा बेटा, एक चीज और याद रखना, एक होता है डिडक्शन, डिडक्शन में हम माइनस करते हैं, एग्जम्पशन छूट देते हैं, उसमें भी माइनस करते हैं। बच्चा कहता दोनों बातें एक ही तो हैं, एग्जम्पशन और डिडक्शन। कभी डिस्कस करूंगा किसी टॉपिक में, एग्जम्पशन और डिडक्शन दोनों ही माइनस होते हैं, लेकिन दोनों के नेचर में बहुत फर्क है, दोनों बातें एक नहीं है। कि आप किसी भी जगह डिडक्शन वर्ड यूज कर दें, नहीं कर सकते हैं, किसी भी जगह आप एग्जम्पशन वर्ड यूज कर दें, ऐसे नहीं कर सकते हैं। एग्जम्पशन अलग है, डिडक्शन एक अलग चीज है। तो बेटा क्या लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बड़ा गजब का पॉइंट है, प्लीज ध्यान से सुनना। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप अपनी कोई भी कैपिटल एसेट्स स्टॉक में कन्वर्ट करते हो, स्टॉक में, तो जिस दिन स्टॉक में कन्वर्ट करोगे उस दिन माना जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है।
और उस दिन कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया जाएगा कि आपको कितना कैपिटल गेन हुआ। चलो एक एग्जांपल लो बेटा जल्दी से। जैसे सपोज करिए बेटा, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि आपके पापा जी एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं और बड़े लंबे टाइम से जॉब करते आ रहे हैं, काफ़ी पैसा कमाया, एक बढ़िया सा घर भी बना लिया, घर में पूरा परिवार आराम से सुख चैन से रहता है। फिर पापा जी ने एक कहीं अच्छा सा प्लॉट भी खरीद लिया। ये प्लॉट खरीदा था बेटा 2008-9 में। हाँ जी, 2008-9 में पापा ने एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट खरीदा और छोड़ दिया, पड़ा हुआ है। प्लॉट खरीदा था पापा ने सिर्फ 5 लाख रुपए, मात्र 5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था। और पापा जी आराम से अपना रोज ऑफिस जाना, घर आना, ऑफिस जाना, घर आना। धीरे धीरे समय बीता, प्रीवियस ईयर 1920 आ गया। तो एक दिन क्या हुआ, पापा जी ने सोचा कि अब तो एज भी थोड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है और इतनी ऑफिस की भाग दौड़ भी नहीं होती है। तब मैं सोचता हूँ कि जॉब छोड़ दूँ, कुछ और काम कर लूँ। तो सपोज करिए उसी गली मोहल्ले में, आपके गली मोहल्ले में कोई बढ़िया एक कोई बिल्डर, ठीक है, बिजनेसमैन। तो पापा जी की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने पापा को ऑफर किया ऐसे ही बातों बातों में कि अरे सर जी, कहाँ आप जॉब में लगे हैं, आप प्रॉपर्टी के काम में आ जाइए, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। पापा ने कहा हाँ, सोच तो मैं भी रहा हूँ कि मैं आपके साथ प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ जाऊँ, पार्टनरशिप कर लूँ आपके साथ और आराम से यहाँ ऑफिस में बैठूँ और जॉब छोड़ दूँ। तो उन बिल्डर साहब ने पापा को बोला कि सर आप आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। पापा ने कहा ठीक है, मैं आने को तैयार हूं। तो उस बिल्डर ने कहा आप आने को तो तैयार हैं, बट आपके पास कुछ लाने के लिए है कि भाई आप कोई ऐसी कैपिटल एसेट्स हमारे साथ लेकर के आए, हमारे बिजनेस में ला करके उसको इन्वॉल्व करें, जिस पर हम लोग आगे बिजनेस करें, सेल करें, प्रॉफिट कमाएं। तो पापा ने कहा हाँ, लाने के लिए मेरे पास एक प्लॉट है। जो प्लॉट हमने, ठीक है, जो प्लॉट हमने 8-9 में खरीदा था, ठीक है, 5 लाख रुपए का खरीदा था। पापा ने ये नहीं बताया 5 लाख रुपए का खरीदा था, अपनी अंदर की बात कोई क्यों बताए। तो आज बेटा हम इन बिल्डर साहब के साथ, ये हैं बिल्डर साहब, हम इनके साथ अटैच होना चाहते हैं। और अभी देखो मेरा मार्केट में, शहर में कहीं एक प्लॉट पड़ा हुआ है। ये प्लॉट पापा के लिए क्या स्टॉक है? अरे पापा एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, जॉब करते हैं और पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो ये प्लॉट क्या है? एसेट्स है। ये प्लॉट क्या है? प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। आज मेरे बेटे ये प्रॉपर्टी, ये एसेट्स एक बिजनेस में कन्वर्ट हो रही है, बिजनेस में कन्वर्ट हो रही है। यहां से उठा करके इसको यहां रख दिया जाएगा, ये बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका नेचर बदल जाएगा। तो जैसे ही ये प्लॉट यहां ट्रांसफर होगा बिजनेस में और रेडी फॉर सेल, बिकने के लिए तैयार है, तो बिजनेस में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो ये प्लॉट जो कैपिटल एसेट्स था, ये यहां आकर के क्या बन जाएगा? स्टॉक बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा बेटा, स्टॉक बन जाएगा। अब सुनना आराम से, बड़ी बात। जब ये प्लॉट यहां से यहां कन्वर्ट करोगे तो कितनी वैल्यू में कन्वर्ट होगा, ये बताओ, कितनी वैल्यू में? भाई यहां पार्टनरशिप फर्म है बेटा, इस फर्म के अंदर एक बुक्स भी है, बुक्स ऑफ अकाउंट। यहां हर प्रकार की चीज का बैलेंस शीट बना हुआ है, रेट लिखा हुआ है, बुक्स है, प्रॉपर तरीके का बिजनेस है जहां रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। तो जब यहां से ये प्लॉट उठ करके यहां आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर 5 लाख ही तो लिखी जाएगी। 5 लाख बेटा, 5 लाख क्यों लिखी जाएगी? सोचो यार, हमने इसमें अपना इतना महत्वपूर्ण पैसा, 5 लाख रुपए मैंने इसमें अपना फंसा रखा है, और कब से? 2008-9 से। और तब से उस प्लॉट की कीमत बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। और आज ये वाला प्लॉट मैं किसी बिल्डर को 5 लाख रुपए में ही हैंड ओवर कर दूं कि मेरा प्लॉट 5 लाख रुपए का है, भैया मैंने 5 लाख रुपए का खरीदा था, आप इसकी कीमत 5 लाख रुपए लगा लीजिए। और कल को बेटा 2 दिन के बाद वो प्लॉट
50 लाख रुपए का बिक जाएगा, जिसमें उस बिल्डर को भी प्रॉफिट मिल जाएगा। है ना लॉस की बात? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ये तो बात गलत है भाई, पैसे तो मेरे लगे हैं और कितना लंबा समय बीता है, तो इसका बेनिफिट भी तो हमें ही मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है बेटा कि आप अपना 5 लाख रुपए वाला प्लॉट जब इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वॉल्व करोगे, तो आप उस बिल्डर से ये कहोगे कि सर जी इस प्लॉट का वैल्यूएशन कर लो। वैल्यूएशन तो पढ़ा था आपने पार्टनरशिप में, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन। आज इसका भी रिवैल्यूएशन होगा, मार्केट की वैल्यू लगाई जाएगी। बिल्डर कहेगा पापा जी से, मेरे हिसाब से आपका ये जो प्लॉट है ना, ये आज की डेट में देखा जाए तो इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि सर जी आप हमारे बिजनेस में 50 लाख रुपए का एक प्लॉट लेकर के आ रही हैं। चलो तुम्हारे नाम पे 50 लाख रुपए का एक प्लॉट अपनी बुक्स में लिख देते हैं। 50 लाख रुपए की चीज लेकर के आप आए। इनकम टैक्स इस बात को देख रहा है। इनकम टैक्स ने पापा जी से कहा कि सर जी आपकी कैपिटल एसेट्स एक फर्म को ट्रांसफर हो गई, 5 लाख रुपए वाला आइटम 50 लाख में ट्रांसफर हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहां पर बेटा साफ दिखाई दे रहा है कैपिटल गेन जनरेट हो गया। अब 50 लाख वाला प्लॉट इस फर्म के द्वारा साल 2 साल में मान लो 60 लाख रुपए का बेच दिया गया, 60 लाख रुपए का बेच दिया गया। तो बेटा उस 60 लाख में से 50 लाख तो पहले ही पापा जी को दे दिए जाएंगे। फिर जो एक्सेस प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में दोनों लोग बिजनेस की तरह से शेयर करेंगे। तो ध्यान रखना कि ये जो बीच का गैप है, ये कन्वर्जन है। यहां से प्रॉपर्टी यहां कन्वर्ट हो रही है। तो इस बीच में जो गेन है इसे कैपिटल गेन माना जाएगा। लेकिन अब प्रॉपर्टी आ गई बिजनेस में और ये बन गई स्टॉक। अब 1.5 साल के बाद ये 50 लाख वाला प्लॉट 60 लाख रुपए में सेल हो गया। तो यहां जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बढ़ा, ये जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ बिजनेस में आकर के, तो इसे क्या कहेंगे? पीजीपीपी, यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये बिजनेस का प्रॉफिट है 10 लाख रुपए। लेकिन ये बेटा जो बीच में जो लंबा गैप आया 5 लाख और 50 लाख का, ये बीच में क्या है? ये कैपिटल गेन है। तो आपने ये सीखा कि अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, बिजनेस करना चालू करते हैं, स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन वाले दिन उसकी क्या वैल्यू लगाई गई और वो चीज खरीदी कितने में थी, तो उनका जो गैप है वो कैपिटल गेन माना जाएगा। और माना जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। हम ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो लिखा है कि सेल करें, एक्सचेंज करें, रिलिंग्विशमेंट करें, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, कंपल्सरली एक्विजिशन। अच्छा बेटा ये हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, ठीक है, और हम पहुंच गए थे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। अगर आप किसी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन वाले दिन माना जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, और कन्वर्जन पर उसकी वैल्यू क्या लगाई गई उसे सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, और फिर कॉस्ट माइनस करके कैपिटल गेन निकाला जाएगा, जिसके बेस पर हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आगे इससे पहले वाला पॉइंट देखो बेटा, कंपल्सरली एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी को किसी लॉ के द्वारा, किसी कानून के द्वारा कंपल्सरली एक्वायर कर लिया जाता है, सरकार के द्वारा आपसे ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है, तो उसे भी ट्रांसफर माना जाएगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। इस पर एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लो। सपोज करिए बच्चे, आपकी एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग फादर ने सपोज करिए
पापा जी ने उस बिल्डिंग को मान लीजिए कि परचेज किया था, उस बिल्डिंग को परचेज किया था पापा ने 40 लाख रुपए में खरीदा था सपोज, ठीक है, 40 लाख रुपए में खरीदा था और ये खरीदा था 2012 एंड 13 में। 40 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी थी, एक मार्केट में खरीदी, बिल्कुल बढ़िया सी, सामने से मेन रोड निकली हुई है, मेन रोड पे अच्छा खासा बिल्डिंग है, बिजनेस है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये मेन रोड है, ये सामने से मेन रोड है, बड़ी अच्छी लोकेशन है। एक दिन क्या हुआ, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आया, सरकार का एक प्रोजेक्ट आया कि भाई मेट्रो आ रही है, ठीक है, शहर में मेट्रो आ गई बेटा, मेट्रो, और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनेगा, लेकिन मेट्रो स्टेशन बनेगा तो इतनी जगह चाहिए, इतनी जगह चाहिए, इतनी जगह चाहिए। अरे यार मेरी तो पूरी बिल्डिंग उड़ा दी इन्होंने। अब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, रुक तो सकता नहीं, आप कितना भी हाथ पांव मार लो, आपकी बिल्डिंग के चक्कर में कोई प्रोजेक्ट थोड़ी रुक जाएगा। तुरंत पापा जी को ऑफर दिया गया कि आप अपनी बिल्डिंग यहाँ से हटाइए, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनेगा। अब आपने देखा यार हमारा तो अच्छा खासा काम धंधा चल रहा था यार, कहाँ यार बीच में ये आ गया लफड़ा, बताओ, एक प्रोजेक्ट के चलते, किसी कानून के चलते मेरी प्रॉपर्टी को मुझसे छीना जा रहा है। गवर्नमेंट ने आपको अच्छा खासा ऑफर दिया। जैसे बच्चे जानते हैं, आप सभी जानते हो, जब बड़े बड़े नेशनल हाईवे निकलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, तो दुनिया भर के किसानों की जमीन उस हाईवे में चली जाती है। तो क्या सरकार फ्री में ले लेती है जमीन? 2 गुना 3 गुना 4 गुना कंपनसेशन देती है, कंपनसेशन। और किसान बड़ी मर्जी से खुशी खुशी अपनी जमीन सरकार को बेच देते हैं। ठीक है सरकार, ले लो, लाओ मेरे को ढेर सारा कंपनसेशन दे दो, हम उस पैसे से कुछ और काम कर लेंगे। तो बेटा इधर आपके पापा जी को सरकार ने बोला कि हम आपको 1,50,00,000 रुपए दे देंगे और आपकी बिल्डिंग को यहां से तोड़ दिया जाएगा। तो सेल कंसिडरेशन 1,50,00,000 रुपए मिल गए, जबकि हमने अपनी मर्जी से नहीं बेची थी, वो हमसे जबरदस्ती ली गई। तो इनकम टैक्स कहता कोई बात नहीं, जबरदस्ती ली गई, तब भी इसे क्या माना जाएगा? ट्रांसफर माना जाएगा। और आपने तो 40 लाख रुपए की खरीदी थी, चलो एज्यूम कर लेते हैं 40 लाख वाले की कॉस्ट आज बढ़कर के 19-20 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसकी कॉस्ट मान लीजिए 70 लाख रुपए है, 70 लाख रुपए। तो यहां पर डिफरेंस लिया, 80 लाख रुपए का क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, 80 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब बेटा अगर इस प्रॉफिट को दोबारा से किसी बिल्डिंग खरीदने में ही इन्वेस्ट कर दिया तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ बचा लिया वो टैक्सेबल हो जाएगा, इससे ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए तो सारा का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। ऐसा हम आगे देखने वाले हैं बेटा, आगे देखने वाले हैं। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा, मैच्योरिटी एंड रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। सिंपल है, आपने किसी कंपनी के कोई शेयर डिवेंचर बॉन्ड खरीदे और जब कंपनी ने आपको वो बेचे तो कंपनी ने उनका एक टाइम बताया पर्टिकुलर, ये बॉन्ड ले जाइए, ये 2.5 साल के बाद मैच्योर हो जाएंगे, तब आना, मेरे बॉन्ड वापस कर जाना और अपना पैसा ले जाना। तो सपोज करिए बेटा मैंने 1 लाख रुपए के खरीदे थे और 2 साल 2.5 साल के बाद हमें मैच्योरिटी पे कंपनी ने 1,60,000 रुपए दे दिए। आज उनकी मैच्योरिटी हुई तो मैच्योरिटी वाले दिन माना जाएगा कि हमने वो सेल कर दिए हैं, हमने वो कंपनी को ही ट्रांसफर कर दिए हैं और बदले में अपना पैसा ले लिया है। तो कोई भी शेयर डिवेंचर बॉन्ड जब मैच्योर होते हैं, रिडीम होते हैं, लिखा ना रिडम्पशन, मैच्योरिटी आ जाए, रिडम्पशन आ जाए, अकाउंट में पढ़ा होगा आपने रिडम्पशन, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो वही है यहाँ पर। इसके बाद बच्चे फिर ये 5 नंबर पॉइंट कुछ खास नहीं है, पढ़ना चाहो तो याद कर लेना थोड़ा, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, इतना ही लिख देना, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद फिर नीचे वाले पॉइंट में लिखा ट्रांजैक्शन विच हैव द इफेक्ट ऑफ द ट्रांसफरिंग इनेबलिंग
द एंजॉयमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये लाइन इनकम टैक्स ने बहुत अच्छी लिख दी। इनकम टैक्स ने कहा कि हो सकता है कि हमने बड़ा सोच करके डेफिनेशन बनाई कि सेल का मतलब ट्रांसफर है, एक्सचेंज का मतलब ट्रांसफर है, रिलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरली एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स, मैच्योरिटी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, सारी बातें सोच सोच करके डेफिनेशन में डाल दी कि इसके बाहर और कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती है सेल की। फिर इनकम टैक्स को लगा हो सकता है यार कोई बंदा कोई ऐसा केस बना ले कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी हो जाए, सेल भी हो जाए, प्रॉफिट भी हो जाए बंदे को, लेकिन उसकी वो लैंग्वेज, उसकी वो एक्टिविटी इस डेफिनेशन में कहीं पर आए ही ना, इसमें ना आए, तो वो व्यक्ति तो हो सकता है इस डेफिनेशन का हवाला दे करके बच जाएगा। कहेगा कि आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने जो ट्रांजैक्शन की है वो कहीं पर भी कवर नहीं होती है, लिहाजा देयर इज नो ट्रांसफर। जब ट्रांसफर ही नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं है और वो टैक्स देने से बच जाए। तो इनकम टैक्स ने नीचे लिख दिया, कह रहे हैं कि ऊपर वाली बातों के बावजूद अगर मुझे ऐसा लगता है कि असेसी ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है विच हैव द इफेक्ट ऑफ द ट्रांसफरिंग, जिसमें ट्रांसफर जैसा इफेक्ट नजर आता है। आप खूब कहते रहो सर ये ट्रांसफर नहीं है, इनकम टैक्स ने कहा नहीं 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 मुझे तो लगता है यार इसमें ट्रांसफर जैसा इफेक्ट है, कह रहे तो फिर मैं उसे ट्रांसफर मान लूंगा और कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करूंगा और आपसे टैक्स ले लूंगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति या तो बेटा वो ऊपर वाले 4-5 पॉइंट में फंस जाएगा, यहां से बच के नहीं जा पाएगा, और अगर उनमें से निकल भी गया तो नीचे वाले पॉइंट से तो निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। इनकम टैक्स कहेगा मिस्टर असेसी आपने जो ट्रांजैक्शन की है मुझे लगता है वो पूरी तरह से ट्रांसफर है, उसमें ट्रांसफर जैसा इफेक्ट नजर आता है, इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और मुझे लगता है कि आपने बेनिफिट इंजॉय किया है, आपको बेनिफिट हुआ है, तो आपको टैक्स देना चाहिए, ठीक है। तो वो बंदा इस डेफिनेशन में, इस सेक्शन में कवर हो जाएगा। ये ट्रांसफर की डेफिनेशन है बेटा, इस पे प्रैक्टिकल भी कराऊंगा और थ्योरी के लिए तो इसे याद कर ही लो। अब एक और आया बेटा ये मीनिंग ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ये प्योर आपके थ्योरी में आने के चांस रहते हैं, थ्योरी में आता है कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या है। तो देखो जीरो कूपन बॉन्ड पहले तो थोड़ा सा ऐसे समझ लो, जैसे बेटा आपने अकाउंट में पढ़ा 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% डिवेंचर, तो मालूम होता है कि भाई हमने 1 लाख रुपए के डिवेंचर खरीदे, 12% वाले डिवेंचर हैं, तो हमें मालूम है कि 12% तो हमें पक्का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो वो एक फिक्स है। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है कि बॉन्ड का कोई रेट नहीं है। एक कंपनी कहती है कि ये हमारे जीरो कूपन बॉन्ड हैं, ठीक है, ये हमारे जीरो कूपन बॉन्ड हैं सपोज, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड है, इनका कोई रेट नहीं है कि हम आपको कितना बेनिफिट देंगे। आप मुझे आज 1 लाख रुपए दे जाओ और मेरे 10 बॉन्ड ले जाओ, सपोज करिए एक बॉन्ड 10,000 रुपए का है, और कंपनी ने आपसे कहा कि आप हमारे पास 3 साल के बाद आना, 3 साल के बाद आना, मेरे बॉन्ड मुझे वापस कर जाना, इनकी मैच्योरिटी आ जाएगी और हम आपको 1,40,000 रुपए दे देंगे। तो अल्टीमेटली परसेंटेज नहीं बताया कि कितना बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं। अब तुम्हें परसेंटेज निकालना तो अपना निकालते रहो, बट कंपनी का अपना एक फंडा है कि हम सामने वाले का पैसा 2 साल यूज करेंगे, 3 साल यूज करेंगे और उसके बाद हम उसे रिटर्न में इतना एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये कहलाते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, जिनमें एक बेटा सेल प्राइस होता है, फिर एक मैच्योरिटी प्राइस होता है कि जिस समय कंपनी सेल कर रही तो मेरे को 1 लाख में दे रही है, और मैच्योरिटी के टाइम पर कंपनी मुझे 1,40,000 वापस करेगी। तो ये होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। कंपनी के लिए 40,000 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो खर्चा हो जाएगा, हम असेसी के लिए 40,000 रुपए कैपिटल गेन हो जाएगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी सेल की है, प्रॉपर्टी मैच्योर हुई है हमारी। देखो इसके बाद बच्चे तो देखो क्या लिखा है, जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स इशूड बाई एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी के द्वारा इशू किए जाएं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर
कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड और पब्लिक सेक्टर कंपनी, और ये देखो अलग से ये कलरफुल करके बनाया है, मतलब ये बाद में ऐड हुआ था। ये 3 लोग तो पहले से ही चले आ रहे हैं जो कैपिटल बॉन्ड में, सॉरी जीरो कूपन बॉन्ड में डील कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये भी जुड़ गया था। शेड्यूल्ड बैंक के द्वारा इशू किए गए हैं, इनकी एंट्री हुई थी असेसमेंट ईयर 2009-10 से। ऑन और आफ्टर 1/6/2005, और वो जीरो कूपन बॉन्ड 1 जून 2005 को या उसके बाद इशू किए गए हों, इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाएगा। बी पॉइंट में लिखा इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट इज रिसीव्ड, कह रहे हैं और बॉन्ड ऐसे होने चाहिए जिनके संबंध में परचेजर को, असेसी को नो बेनिफिट, ठीक है, नो पेमेंट इज रिसीव, से पैसा नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर बिफोर मैच्योरिटी और रिडम्पशन फ्रॉम, किसके द्वारा पैसा नहीं दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाएगा, मतलब जिसने बेचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड के द्वारा नहीं दिया जाएगा, और शेड्यूल्ड बैंक के द्वारा पैसा नहीं लौटाया जाएगा। ऐसा किसने कहा है? थर्ड पॉइंट में देखो, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो कह रहे हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड वो हैं जो इन 4 लोगों के द्वारा जारी किए जाएं, जो 1 जून 2005 के बाद या उस डेट को इशू किए गए, जिसके संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट की ये गाइडलाइंस है, नोटिफिकेशन है कि मैच्योरिटी से पहले असेसी का पैसा किसी भी कीमत पर वापस नहीं किया जाएगा। उन्हें कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। वैसे क्या होता है बेटा, आपने कहीं से पॉलिसी ली है किसी चीज़ की, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लिया है, आपने थोड़े बहुत दिन वो प्लान चलाया, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद अगर आपका माइंड, ठीक है, थोड़ा सा सेट नहीं हुआ कि चलो छोड़ो यार अब हम इन्वेस्टमेंट आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो कई बार होता है आप जाकर के वहाँ अपनी पॉलिसी ब्रेक करा देते हो कि भाई मेरी पॉलिसी ब्रेक कर दो, और जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू बनती है, मेरा जो भी पैसा बनता है वो मेरा वापस कर दो। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में क्या कह रहे हैं, असेसी को चाहे कितनी भी जरूरत हो, मैच्योरिटी से या रिडम्पशन की डेट से पहले नो बेनिफिट, नो पेमेंट, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हुआ है। तो ये हुए मेरे बच्चे आपके जीरो कूपन बॉन्ड क्या हैं, ठीक है, ये आपने सीख लिया। माना कि बेटा मैंने यहाँ पर डिटेल में ये भी लिख दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी किसे कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड किसे कहते हैं। ये थ्योरी में ऐसे आता नहीं है कभी इतना छोटा, लेकिन अगर आपका मन करे तो थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत सिंपल सी लाइनें हैं, ठीक है, सिंपल सी लाइनें हैं कि व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड। तो इन 2-3 लाइनों को प्लीज पढ़ लेना। इसके बाद मेरे बेटे अब हम एक और अच्छे पॉइंट पे जाते हैं। ये रहा ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर। अभी पीछे क्या पढ़ के आए, किसे ट्रांसफर कहा जाएगा, सेल करिए ट्रांसफर है, एक्सचेंज करिए ट्रांसफर है, अधिकार को त्याग करिए ट्रांसफर है, अपने अधिकार का समापन करिए ट्रांसफर है, कन्वर्जन करिए, सरकार जबरदस्ती आपसे प्रॉपर्टी ले ले ट्रांसफर है, कैपिटल गेन माना जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहे हैं ये सारी की सारी वो ट्रांजैक्शन हैं जिन्हें ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा, नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर, जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब चलो बेटा देखते हैं कि ट्रांसफर किसे नहीं माना जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर किसे नहीं माना जाएगा ये देखने चल रहे हैं हम लोग, देखना ध्यान से। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये डेफिनेशन इसीलिए बनाई गई है कि बड़ी सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो नॉर्मली देखने में ऐसा लगेगा कि ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जेन्युइनली यार वो ट्रांसफर नहीं है, देयर इज नो कैपिटल गेन, वहां कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो कहीं ऐसा ना हो ट्रांसफर के चक्कर में असेसी से जबरदस्ती टैक्स न मांग ले सरकार। तो सरकार ने बड़ा बढ़िया रूल बनाया है, उन्होंने कहा कि किन किन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा।
एक एग्जांपल पहले ही दे देता हूं जिससे कि आपका माइंड सेट हो जाए कि हाँ सर, देखने में तो लग रहा है ट्रांसफर हो रहा है, जबकि प्रैक्टिकली वो ट्रांसफर नहीं है। वहां किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन जनरेट नहीं हो सकता। एग्जांपल लो। सपोज करिए मेरे बच्चे कि आप यूं मान के चलिए कि आप जहां रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, चलो एक शहर में रहते हैं, एक अच्छा सा घर है, मार्केट में बेटा 10 15 20 बड़ी बड़ी शॉप हैं, 10 15 20 बड़ी बड़ी शॉप हैं, और ये शॉप मालूम किसकी हैं? आपके दादाजी की, सारी शॉप दादाजी के नाम। अब इधर मान लीजिए आपके पापा जी हैं और एक आपके चाचा जी हैं, ठीक है, ये दो ही लोग हैं दादाजी के बेटे। अब सिंपल सी बात है, कुछ शॉप में अपना फैमिली बिजनेस है और कुछ शॉप को किराए पर दिया गया, किराए पर, बढ़िया किराया आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किराया आता है। लेकिन पापा जी और चाचा जी के नाम में एक भी शॉप नहीं है रजिस्टर्ड, सारी शॉप दादाजी के नाम रजिस्टर्ड है। अब एक दिन क्या हुआ, दादाजी की एज अच्छी खासी थी, 80 85 साल के हो गए थे। सर्दियों में एक बड़ा तेज ठंडी हवा का झोंका आया, दादाजी उसी झोंके में चले गए। अब जो शॉप थी 20 20 समझ गए होगे। अब 10 शॉप पापा जी के नाम आ गई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड हो गई अकॉर्डिंग टू लॉ, कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम आ गई। आधी पापा जी के नाम आ गई, आधी दादाजी के, उनके सॉरी चाचा जी के नाम आ गई। जाकर के वो कोर्ट कचहरी में, तहसील में, वहाँ एप्लीकेशन देनी होती है कि हाँ कि भाई जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे फादर थे, ठीक है, वो एक्सपायर हो गए हैं, लिहाजा उनकी प्रॉपर्टी हम दो भाइयों के नाम कर दी जाए, हम दो भाई हैं। तो वहाँ पर ठीक है, कोई खास ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं, पैतृक संपत्ति है, उन्हीं के बच्चों को ट्रांसफर हो रही है, इजीली ट्रांसफर हो गई। तो देखो बार बार मुंह से क्या निकल रहा, ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर हो गई। अब इस बात पे तो बेटा इनकम टैक्स वालों को आ जाना चाहिए था कि देखो एक फादर की प्रॉपर्टी बच्चों के नाम ट्रांसफर हो रही है। आज बच्चों के तो मजे आ गए, एक एक शॉप 50 50 लाख रुपए की है और आप लोगों को 2 2 2.5 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिल गई, चलो टैक्स दीजिए, इस पे टैक्स दीजिए। तो इनकम टैक्स ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये ट्रांसफर नहीं है। उन्होंने कहा अरे दादाजी के टाइम पर भी ये प्रॉपर्टी इन्हीं लोगों की थी, अरे उनके मरने के बाद भी इन्हीं की है, अल्टीमेटली ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अरे पहले भी वही फीलिंग थी बेटा, पहले भी ये दुकानें, ये शॉप आपकी ही थी, अब आज थोड़ा सा इतना फर्क आ गया कि वो पापा जी के नाम रजिस्टर्ड हो गई हैं, बस इतना फर्क आ गया है। पापा जी के पॉकेट में पैसे उछलना चालू नहीं हो गए हैं, पापा जी के पॉकेट में पैसे पहले जितने थे उतने ही आज भी हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, बस प्रॉपर्टी नाम आ गई है। तो इनकम टैक्स ने कहा कि अगर एक परिवार की प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम ट्रांसफर की जाती है तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर रहा हूं। पापा जी के नाम जैसे ही वो 10 दुकानें, 10 शॉप पापा जी के नाम रजिस्टर्ड हुई, पापा ने सोचा अरे ये तो बहुत ज़्यादा हैं, एक काम करते हैं इसमें से 3 4 बेच देते हैं, बेच देते हैं 3 4, और बेचने के बाद अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, वो पैसा कहीं बिजनेस में लगा लेंगे, बिजनेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। पापा जी ने क्या किया बेटा, 2 दुकानें बेच दी, 50 50 लाख रुपए में 2 बेच दी। जैसे ही सेल किया 1 करोड़ रुपया आया, तो अब माना जाएगा कि एक फादर की प्रॉपर्टी उसकी संतानें आगे सेल कर रही हैं, ये ट्रांसफर माना जाएगा। तो इधर देखा जाएगा कि पापा जी के पास पैसे कितने आए, 1 करोड़, और दादाजी की कॉस्ट क्या थी, हाँ उनके पेरेंट्स की कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि पापा ने तो कहीं से खरीदी नहीं थी ये दुकानें, ये तो दादाजी ने बनवाई थी या परचेज की थी। तो बच्चे के संबंध में उसके पेरेंट्स की कॉस्ट को कंसीडर कर लिया जाता है। तो तब जाकर के बेटा डिफरेंस लेकर के कैपिटल गेन निकाला जाएगा और उस समय जाकर के टैक्स देना पड़ेगा।
तो इस प्रकार की हम बातें करने वाले हैं, जहां गहराई से बात समझना कि प्रॉपर्टी आते जाते तो नजर आएगी, लेकिन वहां स्पेशल बेनिफिट होते हुए नजर नहीं आएगा। तो इनकम टैक्स कहता है देयर इज नो ट्रांसफर, यहां पर कोई ट्रांसफर नहीं है। सुनो बेटा, अब पढ़ो जरा। पहले पॉइंट में क्या लिखा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। अरे ये वही पॉइंट, पहला ही पॉइंट आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स इन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। कोई भी परिवार है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और कह रहे हैं कि परिवार की संपत्ति टोटल और पार्शियल, मतलब किसी एक बंदे को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया जाए, या एचयूएफ परिवार के सभी लोगों में उनके हिस्से की प्रॉपर्टी बांट दी जाए। चलो भैया सब लोग अपना अपना हिस्सा ले लो। अरे तो जब मेरे नाम चीज रजिस्टर्ड नहीं थी, इनडायरेक्टली मालिक तो मैं तब भी था। आज वो प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से मेरे हिस्से में मुझे दे दी गई। तो इनकम टैक्स कहता है कि हाँ, प्रॉपर्टी भले एक से दूसरे के पास आ रही है, जा रही है, लेकिन बेनिफिट के नजरिए से, टैक्स के नजरिए से यहां पर कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स अंडर ए गिफ्ट और विल और इररिकवरेबल ट्रस्ट। आ गया ना, अंडर ए विल और गिफ्ट, ठीक है, और इररिकवरेबल ट्रस्ट। वही दादाजी वाला एग्जांपल ले लो कि दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को गिफ्ट के रूप में दे दी, अपनी इच्छा के रूप से, विल के रूप में दे दी, और इररिकवरेबल ट्रस्ट जिसको दोबारा कभी वापस नहीं लिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो जब ऐसे गिफ्ट और विल और इररिकवरेबल ट्रस्ट वाली जब बात आती है, तो यहां पर कैपिटल गेन नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। गिफ्ट पे देखो, मैं दादाजी से हटके एक एग्जांपल और दे दूं। गिफ्ट और विल की, थोड़ी सी गिफ्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे, आपके बड़े भैया जी की मैरिज हुई, भैया की शादी हुई, और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शादी हुई। अब पता चला कि जो भैया के जो ससुराल वाले लोग हैं, तो ससुर जी ने, वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, एक बहुत आलीशान फ्लैट, बहुत बढ़िया बिल्डिंग एकदम अच्छी, वो उन्होंने अपने दामाद को, अपनी बेटी को, यानी आपके भैया और आपके भाभी को गिफ्ट में दे दी। लो बेटा, ये बढ़िया सी बिल्डिंग हम तुम्हें गिफ्ट करते हैं, और तुम लोग अपना नया जीवन शुरू करिए। क्या बात है यार, मजे आ गए भैया जी के। इतनी बढ़िया यार, कम से कम यार 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल गई ससुर जी से, ठीक है, ससुर जी से। तो आज भैया के पास एक गिफ्ट आ रहा है। इनकम टैक्स कहता है इसे हम आज कोई बेनिफिट नहीं मानेंगे, इसे कोई ट्रांसफर नहीं मानेंगे, गिफ्ट में मिला है। लेकिन इस गिफ्ट को अगर भैया जी ने आगे चल करके किसी थर्ड पार्टी को किसी भी दिन सेल किया, और मुद्रा आई, इनकम टैक्स कहता उसी दिन कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करूंगा, उसी दिन। और याद रखना बेटा, अदर सोर्सेस वाले चैप्टर में आगे चल करके पढ़ाऊंगा, अदर सोर्सेस वाले चैप्टर में, वहां पर एक केस है। अगर कोई व्यक्ति मैरिज के टाइम पर, चांस की बात, मैंने मैरिज वर्ड यूज कर दिया, मैरिज के टाइम पर अगर किसी व्यक्ति को कोई भी गिफ्ट मिलता है, कोई भी गिफ्ट मिलता है, वो सारे के सारे गिफ्ट एग्जेम्प्ट हैं, सारे के सारे गिफ्ट एग्जेम्प्ट हैं मैरिज के टाइम पे खास तौर से। लेकिन यहाँ बिना मैरिज का भी केस हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट के रूप में, विल के रूप में, इररिकवरेबल ट्रस्ट की दोबारा वापस नहीं लेंगे, ऐसे कुछ भी ट्रांसफर करता है, तो वो माना जाएगा जस्ट नॉर्मल ट्रांसफर है, यहाँ पर कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। ये बातें सिर्फ याद करने की हैं, ये थ्योरी में क्वेश्चन आएगा, इसमें बेटा ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो आपको ये फटाफट कराता हूँ। अब इसके बाद नीचे जो एक्सेप्शन लिखा है, एक्सेप्शन ऑफ गिफ्ट ऑफ द शेयर डिवेंचर अलॉटेड, देखो इनको ज़्यादा अगर इनको याद ना भी करो तो बहुत ज़्यादा कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि बेटा एग्जाम में लिखने के लिए यहाँ पर बड़े सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो अगर बहुत कुछ पूरा तैयार करोगे तब तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। नॉर्मली सीए वगैरह के बच्चे बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं, इतना आपको नहीं लिखना है। आप अगर 6, 7, 8 पॉइंट अच्छे से लिख करके आ जाते हो एग्जाम में, तो ये आपका सफिशियंट है। तो पहला पॉइंट फटाफट नॉर्मल याद कर लो, दूसरा पॉइंट याद कर लो, बस इतना, ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट्स अंडर ए गिफ्ट और बिल और इररिकवरेबल ट्रस्ट, खत्म हो गई कहानी। फिर थर्ड पॉइंट याद कर लो,
ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को अपनी कोई एसेट्स दे दे, सब्सिडरी होल्डिंग को दे दे। आप जानते हो, लॉ में पढ़ा होगा, सब्सिडरी और होल्डिंग, अरे एक तरह से यार छोटे भाई और बड़े भाई जैसा रिलेशन है। एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी है एक तरह से देखा जाए तो होल्डिंग ने सब्सिडरी को दे दी अपनी एसेट्स, सब्सिडरी ने होल्डिंग को दे दी। तो इनकम टैक्स कहता है कि यहां पर कोई ट्रांसफर नहीं होता है, ये तो बेटा घर की चीज घर के अंदर ही घूम रही है, तो नो ट्रांसफर। अब नीचे बेटा कंडीशन लिखी, ये कंडीशन वगैरह याद मत करना, कंडीशन बहुत डिटेल्ड होती हैं। होल्डिंग कंपनी और इट्स नॉमिनी होल्ड 100% शेयर इन द सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तब जाकर के ये वाली बात सही मानी जाएगी। तो ऐसे एग्जाम में ये कंडीशन डाल डाल करके मत लिखना, नॉर्मल पॉइंट लिख करके मामले को फिनिश करना। इस क्वेश्चन में कंडीशन मत याद करना आप। चौथे पॉइंट में लिखा ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट्स बाय ए सब्सिडरी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी। तो ऊपर भी देखो ये लिखा था कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया, अब नीचे वाले पॉइंट में कह दिया सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया, एक नया पॉइंट बना दिया। फिर लिखा बेटा 5 नंबर पॉइंट में ट्रांसफर इन केस ऑफ द अमलगमेशन। अकाउंट में पढ़ा होगा बेटा, जब ए कंपनी और बी कंपनी के बीच में अमलगमेशन हो गया, बी कंपनी ए कंपनी में आकर के मर्ज हो गई, समा गई, अपनी सारी एसेट्स लाइबिलिटी लेकर के आ गई, तो इनकम टैक्स कहता है कि अरे तो बी कंपनी ने ए कंपनी को अपनी एसेट्स बेच थोड़ी दी, अपनी एसेट्स लेकर के आकर के दोनों मिक्स होकर के अब एक बड़े रूप में बिजनेस करेंगे मार्केट में, एक दूसरे को सेल नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई ट्रांसफर नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं 6 नंबर पॉइंट में अमलगमेशन ऑफ ए कंपनी विद ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ये भी सेम अमलगमेशन जैसा ही पॉइंट है। 7 नंबर में लिखा ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट्स बाय डिमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी, ये भी बेटा अमलगमेशन की ही कैटेगरी है। फिर कहा है 8 नंबर में ट्रांसफर और इशू ऑफ द शेयर बाय रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द डिमर्ज्ड कंपनी। ये 4-5 पॉइंट सब अमलगमेशन के हैं। लैंग्वेज अलग अलग है बच्चे, लैंग्वेज अलग अलग है, माइनर सा नेचर भी अलग अलग है। उसके बाद देखो फिर 9 नंबर पॉइंट भी बेटा वही है, इनमें से किसी पॉइंट को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, जो आपको अच्छे से पॉइंट लगे उनको तैयार करो। 5-6 नंबर 7 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी में, तो आपके पास 7-8 पॉइंट होने चाहिए कम से कम। 10 नंबर में लिखा है ट्रांसफर ऑफ द सर्टेन बॉन्ड और शेयर रेफर्ड इन सेक्शन 115C। कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे बॉन्ड हैं, शेयर हैं जो सेक्शन 115C सब सेक्शन 1 में कवर होते हैं और उन्हें ट्रांसफर किया जाए, तो कह रहे हैं वहां पर भी ट्रांसफर नहीं माना जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है, परचेज्ड इन फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी से परचेज किए गए हों। ट्रांसफर इज मेड आउटसाइड इंडिया, आपने फॉरेन कंपनी के परचेज किए और फॉरेन में ही किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए, इंडिया में नहीं। ट्रांसफर मेड बाई वन एनआरआई टू अनदर एनआरआई, लेने वाला भी एनआरआई पर्सन हो और आप भी एनआरआई पर्सन हैं, तो यार इंडिया का तो कुछ भी नहीं है, इंडिया का तो कुछ भी नहीं है। तो इनकम टैक्स कहता है हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। आप पहले इंडिया के रहने वाले थे, अभी भी आते हैं इंडिया में घूमने, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों से घर परिवार से मिलने, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप बाहर ही रहते हो, अमेरिका में रहते हो, आप एनआरआई हैं इंडिया के लिए। तो आपने अमेरिका की कंपनी के शेयर खरीदे, अमेरिका के ही किसी बंदे को या इंग्लैंड के किसी बंदे को ट्रांसफर कर दिए, आप भी इंडिया के लिए एनआरआई, वो भी इंडिया के लिए एनआरआई, बाहर की कंपनी के शेयर खरीदे हैं, बाहर ही ट्रांसफर किए हैं। अरे तो इंडिया में क्या हो रहा भाई, इंडिया में तो कुछ भी नहीं हो रहा। इनकम टैक्स ने कहा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। फिर क्या लिखा, ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ आर्ट, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, प्रिंटिंग। ये वो ही बड़ी कीमती वाली चीजें बेटा, पुरानी चीजें जिनकी कीमत, एंटिक आइटम जिनकी कीमत कुछ भी हो सकती है। तो इनकम टैक्स ने कितने प्यार से लिखा, कह रहे इन चीजों को आप ट्रांसफर कर दो, हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, 1 पैसे का टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन ट्रांसफर किसको करोगे। क्या लिख रहे हैं कंडीशन में, द ट्रांसफर इज मेड टू गवर्नमेंट, सरकार को दे दो, ठीक है, सरकार को दे दो, मार्केट में मत बेचना है किसी को। अब सरकार को जाकर के देंगे तो सरकार क्या देगी, सरकार हमें सम्मान देगी,
ठीक है, एक प्रशस्ति पत्र देगी, और जाहिर सी बात है 50,000 1,00,000 का चेक भी दे सकती है, बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया जाए तो मैं मान के चलता हूँ बेटा, हो सकता है, ध्यान से सुनना, मतलब केस में दम है, हो सकता है कि आपके पास में ये वर्क ऑफ आर्ट, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, प्रिंटिंग, बहुत बहुत दुर्लभ प्रकार की प्रिंटिंग आपके पास हैं, जिन्हें आपने पूरी जिंदगी, आप क्रेजी हैं इन चीज़ों के लिए, जिन्हें आपने पूरी लाइफ कलेक्ट कर करके संजो के रखा है, संभाल के रखा है, तुम्हारा एक पूरा रूम भरा हुआ है इन बेहतरीन चीज़ों से जो दुर्लभ हैं, मिल ही नहीं सकती मार्केट में। अगर इसमें किसी आम मार्केट में बेच दिया जाए ना तो लाखों रुपए मिल जाएंगे आपको। लेकिन सपोज करो बेटा, धीरे 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 एक दिन वो दिन आया, आप काफ़ी ओल्ड हो गए, आपको लगा कि यार हमारे जो पीछे जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, ये तो सब मॉडर्न जमाने के हैं, इनका तो दिमाग खराब रहता है। कहते हैं कि दादाजी ने तो घर में कूड़ा इकट्ठा करके रखा, पता नहीं क्या क्या बेकार की चीज़ें भर के रखी हैं। आपको लगा कि मेरे मरने के बाद तो यार ये लोग तो पता नहीं इन सारी चीज़ों को उठा करके आग लगा देंगे, कहाँ फेंक देंगे, तो आप चाहते हैं कि यार इन चीज़ों को मैं कहीं ठिकाने लगा दूँ। तो गवर्नमेंट ने ऑफर दिया, कह रहे हैं आप गवर्नमेंट को दे दो, यूनिवर्सिटी को दे दो, नेशनल म्यूजियम को दे दो, नेशनल आर्ट गैलरी को दे दो, नेशनल आर्चीव्स, एनी इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन लोगों को हैंड ओवर कर दो। अब जब हैंड ओवर करोगे तो यार वहां से कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। अब ऐसे लोग थोड़ी हैं कि सब कुछ ले लेंगे, बदले में कुछ नहीं देंगे। तो वहां से जो कुछ भी मिलेगा, कह रहे हैं उसे कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं है। लेकिन अगर आपने इन चीजों को इनके अलावा मार्केट में किसी को दिया, किसी को सेल किया, वहां से जो कुछ भी पैसा मिलेगा तो उसे कैपिटल गेन माना जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। चलो मेरे बेटे, इसके बाद बच्चे, इसके बाद फिर ये ट्रांसफर बाय वे ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द बॉन्ड, डिवेंचर स्टॉक एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इन एनी फॉर्म इनटू शेयर और डिवेंचर ऑफ दैट कंपनी। मतलब शेयर का डिवेंचर में, डिवेंचर का शेयर में सपोज करिए कन्वर्जन होता है। जैसे कंपनी ऑफर देती है, कंपनी ऑफर देती है कि भाई सपोज करिए कोई डिवेंचर हैं, उन्हें ऑफर दिया कि भाई आप अपने डिवेंचर को पर्टिकुलर इतने टाइम में शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो गए, बॉन्ड सपोज करिए शेयर में कन्वर्ट हो गए, तो कह रहे हैं ऐसे कन्वर्जन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो मेरे बच्चे इतने पॉइंट आपके लिए काफ़ी हैं, यहाँ तक आप इनको पढ़ लेना, प्लीज़ याद कर लेना। और हो गए लगभग ये पॉइंट, ठीक है। तो इसमें से जो आपको अच्छे लगें, वैसे तो सारे पढ़ लो, लेकिन जो ज़्यादा बढ़िया लगें आपको, अच्छे से आप याद कर सकें, तो कम से कम 7 to 8 पॉइंट, ठीक है, 8-9 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लो। एग्जाम के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है। आगे चल करके देखो, ये 13 वाला पॉइंट भी थोड़ा अच्छा माना जाता है। ट्रांसफर ऑफ द लैंड अंडर ए स्कीम प्रिपेयर्ड एंड सैंक्शन अंडर सेक्शन 18 ऑफ द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज। ये डायरेक्ट बताता हूं, बातें इसमें देखो बहुत लिखी। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, जैसे एक होता है कि एक कंपनी है, उस कंपनी के रिजर्व सरप्लस बहुत कम हो गए हैं, लाइबिलिटी बहुत इंक्रीज हो गई है, कंपनी शायद डूबने वाली है, तो सरकार उसे घोषित कर देती कि ये सिक इंडस्ट्री है, ये बीमार कंपनी है, बीमार कंपनी है, कभी भी समाप्त हो सकती है। अब मान लीजिए बेटा उस कंपनी के पास मार्केट में कुछ प्लॉट हैं, कहीं लैंड पड़ी हुई है, कुछ लैंड पड़ी हुई है, तो इनकम टैक्स उस कंपनी को इस बात का ऑफर दे देते हैं कि आप अपनी कोई लैंड सेल करिए, प्रॉपर्टी सेल करिए, उसके सेल करने से जो कैपिटल गेन जनरेट होगा, उस कैपिटल गेन से आप अपनी बीमारी दूर करिए, मतलब अपने ड्यूज को निपटाइए, और कंपनी धीरे 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 समस्याओं से उबर के बाहर आ रही है। तो कह रहे हैं कि जब तक आपकी पोजीशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, तब तक होने वाले कैपिटल गेन को कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। तो सरकार उस कंपनी को बचाने की कोशिश करती है। जब कंपनी के सारे सपोज करिए सारा फंड, ठीक है, ड्यूज के बराबर आ जाए, अब नॉर्मल पोजीशन आ गई, उसके बाद अगर कंपनी ऐसी कोई लैंड वगैरह सेल करती है, तो फिर उसे माना जाएगा
कि ट्रांसफ़र हो रहा है और वो कैपिटल गेन है, तो वही लिखा है ट्रांसफ़र। कह रहे हैं सिक इंडस्ट्री कंपनी विच इज मैनेज्ड बाय इट्स वर्क्स कोऑपरेटिव, पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम, ट्रांसफर करने का पीरियड कब से होगा, द प्रीवियस ईयर इन विच द कंपनी हैज बिकम सिक, जब से कंपनी बीमार मानी गई तब से आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का काम कर सकते हो। पीरियड एंडिंग विद, ये ट्रांसफर करने का आपका समय कब समाप्त हो जाएगा, जब आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, मतलब आपके सारे ड्यूज वगैरह जो हैं वो नॉर्मली फंड के बराबर आ जाएं, तब आपको सिक कंपनी नहीं माना जाएगा, फिर ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन माना जाएगा। तो बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट हैं बच्चे, इन सारे पॉइंट को तैयार कर लो। इसके बाद बेटा अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आ गया बेटा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अब हम आपको तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर फॉर्मेट दिखाएंगे बेटा कि एक प्रॉपर फॉर्मेट कैसे काम करेगा, ठीक है, किस प्रकार से कैपिटल गेन का क्वेश्चन बनाया जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो बेटा यहाँ तक इसको तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हैं कैपिटल गेन की कैलकुलेशन या कैपिटल लॉस के कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट।